नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू हैश में। हम करंट अफेयर देखेंगे। वह है नक्सल से संबंधित नक्सलवाद, नक्सलाइट, नक्सलिज्म। एक शब्द है नक्सलवाद क्या है। जो कल है 30 नक्सली मारे गए थे। देखिए, एक शब्द आ रहा है, जब भी इस तरीके का शब्द आएगा नक्सलवाद, नक्सली, तो ये है क्या शब्द। इसके लिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखते हैं हम लोग। पृष्ठभूमि बंगाल है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक गांव था नक्सलवाड़ी, बोलेंगे पश्चिम बंगाल का गांव नक्सलवाड़ी। इस नक्सलवाड़ी में आंदोलन चला, किसान आंदोलन। जो किसान आंदोलन है, क्या बोलना है आपको, गांव था नक्सलवाड़ी। इस नक्सलवाड़ी में किसान आंदोलन चला। किसान आंदोलन किसके खिलाफ चला, तो बोलेंगे जमींदार के खिलाफ चला। अर्थात एक साइड किसान है, दूसरी साइड जमींदार है। मामला कब है, सन बोलेंगे 1967 का। तो बंगाल का गांव नक्सलवाड़ी, जिसके नाम पे नक्सली कहलाता है। तो किसान आंदोलन चला था जमींदारों के खिलाफ। मामला क्या था, मामला था कि 60% जो किसान थे ये भूमिहीन थे। किसान भूमिहीन। देखिए, भारत उस समय आज़ाद हुआ था। भारत को आज़ाद हुए ओनली 20 साल हुए थे। कितने वर्ष हुए थे, तो बोलेंगे आज़ाद भारत को 20 साल हुए थे। 60% किसान भूमिहीन थे। सारी भूमि कहाँ पे थी, किसके पास थी, तो बोलेंगे सारी भूमि जो थी एक्चुअली में जो जमींदार है, जमींदार ही जमीन का मालिक रहा था प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक भारत में। तो 60% भूमि जो थी वो जमींदारों की थी और 60% किसान जो थी बोलेंगे भूमिहीन थे। रिजल्ट ये हुआ आज़ादी के 20 वर्षों के बाद भूमि का असमान वितरण। एक तरफा ही भूमि अर्थात पूंजी जो थी जमींदारों के पास केंद्रित हो गई थी। फलस्वरूप किसानों ने आंदोलन शुरू किया। जो किसान आंदोलन थे इसकी अगुवाई कर रहे थे साम्यवादी नेता, बोलेंगे साम्यवादी नेता। अब इसे समझना है कम्युनिस्ट नेता क्या होते हैं। तो कुछ नेताओं का नाम है, जैसे चारू मजूमदार, चारू मजूमदार। फिर बोलेंगे संथाल। देखिए, चारू मजूमदार यही कहलाते हैं भारत में नक्सलियों के जन्मदाता। और ये कम्युनिस्ट नेता थे। इन्होंने किसानों को इन जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया था। बाद में इन्हें हथियार बंद किया। अब किसान कौन कौन थे, तो किसान में सभी वर्ग थे। विशेषकर उस समय वंचित वर्ग था, दलित वर्ग, आदिवासी। बाद में यही जो है आज शामिल है। इन सब का एक गुट बना था, बनाने में योगदान दिया था चारू मजूमदार, जंगल संथाल जैसे नेता ने, लेकिन प्रमुख रूप से थे। अब एक बार विचार कर लेते हैं हम साम्यवादी पे। साम्यवाद क्या होता है, देखिए साम्यवाद एक विचारधारा है जिसका जन्म था रूस। उस समय सोवियत संघ 1917 की बात है। साम्यवादी विचारधारा, ये विचारधारा 1917 से स्टार्ट हुआ था, रूस की क्रांति से, बोलेंगे रूसी क्रांति। रूसी क्रांति, जब रूस में क्रांति हुआ था, लेनिन के नेतृत्व में, एक महान नेता थे लेनिन, उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरुआत तक कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स, कुछ नेताओं का नाम जरूरी है कि याद कर लें। कम्युनिस्ट विचारधारा का सर्वप्रथम जन्मदाता है कार्ल मार्क्स। इसके विचार को आगे बढ़ाने का काम किया लेनिन ने। सर्वप्रथम सरकार बनी, बोलेंगे सरकार कहाँ बनी, तो सोवियत संघ में बनी। सोवियत संघ क्या है वर्तमान में, रूस, सोवियत संघ। पुनः चीन के महान नेता हुए जो माओ कहलाते हैं, माओ। इन्हीं के नाम पे माओसिस्ट कहलाता है। कभी कभी नक्सलियों को माओसिस्ट भी बोलते हैं। माओ, माओइस्ट। देखिए, कम्युनिस्ट शासन प्रणाली के जनक जो थे, थ्योरी देने वाले कार्ल मार्क्स थे। बाद में लेनिन ने सरकार बनाया 1917 में। और इनका पीरियड था 18वीं 19वीं शताब्दी। और ये जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स। थोड़ा सा कार्ल मार्क्स देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, कार्ल मार्क्स बोलेंगे जर्मनी के थे।
इन्होंने दास कैपिटल, किताब का नाम है दास कैपिटा, तो दास कैपिटा नामक एक किताब लिखी है, अर्थात कैपिटल बोलिए दास पूंजीपति, दास पूंजीपति। इसी में बेस्ड है कम्युनिस्ट शासन प्रणाली, साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा क्या है? जो पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करती है, पूंजीवाद। दो अलग अलग तांत्रिक सिस्टम है, देखिए एक साइड साम्यवादी है, एक साइड पूंजीवाद है, दोनों अलग अलग विचारधारा है। क्या है विचारधारा? साम्यवादी विचारधारा में सारी संपत्ति, जो भी संपत्ति है वह किसकी रहेगी? समाज की रहेगी। बोलेंगे सारी संपत्ति जिसमें भूमि हो, इवन श्रम भी है, भूमि श्रम और पूंजी सब समाज की हो। और पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? निजी संपत्ति का चलन होता है, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, भूमि और श्रम हो, ये सब निजी रहेंगे, समाज की नहीं रहेगी। यहीं पे विचारधारा में अंतर आता है। जो कम्युनिस्ट शासन प्रणाली है वो बोलता है समाज की सारी संपत्ति है। जब समाज की सारी संपत्ति रहेगी तो किसी का भी शोषण नहीं होगा, शोषण विहीन समाज होगा। न तो अमीर वर्ग होगा, न तो गरीब वर्ग होगा, न तो मजदूर वर्ग होगा, न तो उद्योगपति वर्ग होगा, अर्थात वर्गहीन समाज होंगे, शोषण विहीन समाज होगा। क्योंकि सारी संपत्ति तो समाज की है और निजी संपत्ति इसके उल्टा है कि निजी व्यक्ति का रहे, समाज का न रहे। अर्थात एक बहुत अमीर हो जाए, दूसरा गरीब हो जाए, तो इस स्थिति में शोषण होता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ ही कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत दिया था। बाद में इस आधार पे जो सरकार बनी थी, बोलेंगे जो गवर्नमेंट का निर्माण हुआ था, रूस में हुआ था, वह लेनिन के द्वारा हुआ था। लेनिन एक शब्द आता है, बाद में चीन में हुआ माओ के द्वारा। तो तीन महान नेता हुए कम्युनिस्ट शासन प्रणाली से संबंधित, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले, कार्ल मार्कस, लेनिन, चीन। और इनका ओवरऑल प्रभाव पूरा विश्व पे पड़ा, जिसमें भारत भी शामिल था। और भारत में भी कम्युनिस्ट शासन प्रणाली का एक रूप आया, वही कहलाता है नक्सलवाद। तो भारत में भी जो नक्सलवाद है इसी आधार पे बेस्ड है, कम्युनिस्ट शासन प्रणाली पे, कि भारत में शोषण विहीन समाज लाना चाहता है, वर्गहीन समाज लाना चाहता है। जो भी संपत्ति है, जैसे भूमि श्रम पूंजी, वो किसकी है? समाज की है, सारा समाज का है। निजी चीज का, निजी प्रॉपर्टी का उन्मूलन कर देगी, उसे समाप्त कर देगी। तो नक्सलवाद भी बोलेंगे साम्यवादी विचारधारा पे आधारित एक विचारधारा है। और भारत में नक्सलवाद कहाँ पे है? भारत में नक्सलवाद के लिए एक रेड कॉरिडोर शब्द का इस्तेमाल होता है। देखिए रेड कॉरिडोर एक शब्द आता है, रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा। जो केंद्र भारत है, रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा या रेड जोन, एक शब्द आएगा रेड जोन। तो ये वाला पूरा इलाका जो है, जिसमें क्या क्या आ रहे हैं शॉर्टकट में देखिए, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सीजी, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, एमपी तो हो गया महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र, एमपी मध्य प्रदेश, एमएच महाराष्ट्र, सीजी छत्तीसगढ़। तो ये पूरा रेड कॉरिडोर में आ रहा है, लाल जोन में आ रहा है। नक्सलियों के प्रभाव वाला क्षेत्र रेड कॉरिडोर कहलाता है। रेड कॉरिडोर मतलब जो नक्सलियों के प्रभाव में है, नक्सली गतिविधि होती है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते रहते हैं जब भी ऑपरेशन चलता है। और साथ साथ में ये अपना भी ऑपरेशन चलाते हैं नक्सली लोग। तो स्थान लोगों पे अटैक करना, घात लगाना जो है पैरामिलिट्री फोर्स पे, तो यही वाला जोन है रेड कॉरिडोर। ये आगे बढ़ता हुआ ओवरऑल नेपाल में चला जाता है और नेपाल के माओवादी संगठन के साथ मिल जाता है। तो शुरुआती पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो जुड़ा हुआ है बंगाल की खाड़ी के पास, अर्थात बंगाल की खाड़ी पे एक बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। और आगे म्यांमार होता हुआ जाता है नेपाल तक, सॉरी चीन तक जाता है। फिर ऐसे करके रेड कॉरिडोर आगे नेपाल तक चला जाता है। तो एक ऐसा कॉरिडोर है जिससे पैसे का हथियार, गोला बारूद, इसी कॉरिडोर में क्या हो रहा है, इनके पास पैसा आ रहे हैं, हथियार आते हैं,
गोला बारूद बंदूक और इसके साथ साथ जो नेतागण हैं, नेता उनके विचार इसी कॉरिडोर में जा रहे हैं। एक समय था कि भारत के 23 स्टेट में था। अभी एक बार क्षेत्र देख लीजिए रेड कॉरिडोर के अंदर में कौन कौन से क्षेत्र में बोलेंगे। भारत का 12 राज्य हैं, 83 जिले हैं, 83 डिस्ट्रिक्ट है और 40% भू-भाग है। ये रेड कॉरिडोर के अंदर है। एक समय ऐसा था नक्सलियों का प्रभाव भारत के 23 राज्यों पे था। ये नक्सल वाला इलाका है, अलगाववादी वाला नहीं। अलगाववादी वाला नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट होते हैं, आतंकवाद वाला जम्मू कश्मीर है। ये ओनली नक्सल वाला इलाका है। 12 राज्य, 83 जिले, 40% भूभाग, भारत इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसी कॉरिडोर में पैसा, हथियार, गोला बारूद, बंदूक जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं तो देखिए, कनेक्ट है समुद्र से, हिंद महासागर से। चाइना, रूस ऐसे होके, म्यांमार होके भारत के अंदर में, फिर नेपाल होके, फिर नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, फिर पुनः हिमालय के पार, अर्थात कुल मिला के घूम रहे हैं। और भारत के अंदर ये वाला ओनली कॉरिडोर है। अब सवाल है कि इनके पास फंड कैसे आते हैं। पैसे होंगे तभी तो हथियार, गोला बारूद, बंदूक कर देंगे। तो पैसे के अलग अलग सोर्स होते हैं। कैसे पैसे के सोर्स होते हैं इनके पास, कैसे पैसे आएंगे तो बोलना है अपहरण उद्योग है। ये अपहरण करते हैं उद्योगपतियों को, व्यापारी वर्ग को, ठेकेदार को अपहरण कर लिए। फिर खनिज संसाधन पे इनका कब्जा है, वनों पे कब्जा है, वन उपज को बेच रहे हैं। जैसे लकड़ी है, बांस है, तेंदुपत्ता, महुआ को बेच रहे हैं। ऐसे करके ये कमा रहे हैं। प्लस ठेकेदार से भी फोर्सफुली अपहरण कर रहे हैं या उनसे भी रॉबरी के जरिए कमा रहे हैं। फिर है इनका फंड का सोर्स है इंटरनेशनल फंडिंग, वित्त फंडिंग। अलग अलग तरीके से वित्त फंड, क्या बोलना है, वित्त फंड। जैसे चीन है, रूस है, पाकिस्तान, यहाँ पे जो भी आतंकी संगठन, अलगाववादी संगठन है, वो फंडिंग है। जो वित्त फंडिंग हो रहा है, इंटरनेशनल फंडिंग भी है। चाइना, रूस, पाकिस्तान के द्वारा बातचीत। तो ये इंटरनल जो आंतरिक रूप से भारत के अंदर उपजा रहे हैं फंड, वो अलग है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि नक्सलियों का जन्म कैसे होता है, जन्म के क्या कारण है। तो जन्म के कारण है असमान विकास, सबसे मेन कारण है। लेकिन असमान डेवलपमेंट, कहीं पे अधिक विकास होना, कहीं पे कम विकास होना। एक साइड गुजरात है, महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र जैसे, इसमें वेस्टर्न घाट के इस साइड में पूरा गुजरात लीजिए और महाराष्ट्र का मुंबई वाला इलाका। दूसरे साइड है छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, दक्षिणी बिहार। साथ साथ में महाराष्ट्र का पूर्वी महाराष्ट्र, जहाँ पे नक्सली है, रेड कॉरिडोर वाले इलाके। देखिए विकास क्या है, डेवलपमेंट। इन राज्यों का डेवलपमेंट बहुत अधिक है। इसके साथ पंजाब, हरियाणा का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन संसाधन किसके पास था, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, झारखंड, इनके पास संसाधन थे। संसाधन में क्या, तो पूरा कोयला इन्हीं के पास स्टोर है। फिर लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, जो भी मिनरल है, निकिल से लेके क्रोमियम तक, निकिल, क्रोमियम, तांबा, सारा इन्हीं के पास था। जंगल थे इनके पास, प्लस श्रम भी अवेलेबल थे। जो आदिवासी थे, पूरा एक्चुअली में यहाँ पे जो अभी सेकेंद्रन है वो आदिवासी है, ये मजदूर वर्ग है, मेहनती लोग हैं। तो लंबे समय से वो लोग रह रहे हैं, खनिजों का संरक्षण कर रहे हैं, जंगल का संरक्षण कर रहे हैं। जो आदिवासी रहता है वो मेहनती है, प्लस दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों का जो बेनिफिट होना चाहिए था, उद्योग लगने चाहिए थे, फैक्ट्री लगने चाहिए थे इस क्षेत्र में, वह किसके बलबूते पे लगा। तो बोलना है कि बलबूते इनके अपने न लग के किसी बाहरी इन्वेस्टमेंट के जरिए। लेकिन पर्याप्त मात्रा में इन्वेस्टमेंट ना हो के फैक्ट्री उद्योग में वो सारा बेनिफिट चला गया गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों को। तो विकास इनका होना था क्योंकि कोयला, लोहा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। लेकिन यहाँ से निकाल निकाल के भरा गया गुजरात की झोली में, महाराष्ट्र की झोली में। रिजल्ट है ये पिछड़ते गए, ये लगातार विकास करते गए। तो पूंजी यहाँ पे आई, जो इनकम जनरेट हुआ पूंजी से, फिर पूंजी बनी, अर्थात पैसे से पैसे का जन्म हुआ, फिर से इन्वेस्टमेंट हुआ, री इन्वेस्टमेंट हुआ।
और ये धीरे धीरे खोखला होते गए, खाली होते गए। रिजल्ट ये है महाराष्ट्र का। देखिए महाराष्ट्र का कौन सा इलाका है, तो महाराष्ट्र का गढ़चिरौली भंडारवाला, अर्थात पूरी महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र नहीं लेंगे आप क्योंकि दोनों महाराष्ट्र लिखा हुआ है। तो विकास में पिछड़ते गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, रेलवे, सब इनको मिलना था, लेकिन सब मिला इनको क्योंकि कोयला था, लोहा निकालेंगे तो गाड़ी चाहिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होते हैं, रोड बनाना होता है, लेकिन रोड भी नहीं बने यहाँ पे। बिजली नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिला, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खुले, तकनीक संस्थान नहीं खुले। रिजल्ट है ये लगातार पिछड़ते गए और सारा चीज इनको मिलता गया। ये ऊपर बढ़ते गए, ये लगातार नीचे चलते गए। किसी भी क्षेत्र में सबसे आधारभूत चीज होता है उद्योग। उद्योग अगर किसी का मजबूत हो जाए तो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी जो रहता है क्षेत्र हमेशा विकसित रहता है। लेकिन यह इनका औद्योगिकरण ना होकर भी उद्योगीकरण हो गया, सारा उद्योगीकरण तो इनका हुआ, पंजाब हरियाणा भी इसमें जोड़ लीजिए, लेकिन सबसे टॉप नंबर पैसे के मामले में गुजरात में चला गया। रिजल्ट ये है, असमान विकास के कारण नक्सलियों का जन्म हुआ।